नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर 2016 का जो मैं सॉल्व करा रही थी, इसी संबंधित मैं आपका पार्ट 2 इसमें लेकर के आई हूँ, जिसमें मैंने 28 क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ। आज मैं शुरू करूँगी 29 क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं, और इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आसानी होगी और आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इससे आपको सारी चीज़ें की जानकारी हो जाएगी। आइए क्वेश्चन की तरफ ने। इसमें देखिए 29 से क्वेश्चन है, इसमें से सही युग्म यानी सही जोड़े को चुनिए। पैठनी महाराष्ट्र, बलूचरी बनारस, ब्रोकेट बंगाल, काजीवरम बंगाल। देखिए यहाँ पर जो पैठनी है, ये साड़ी है जो महाराष्ट्र में बनती है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक स्थान पर ये बनती है। ये इसका ऑप्शन सही जाता है। लेकिन जो बालूचर साड़ियाँ होती हैं ये मुर्शिदाबाद में बनती हैं, जबकि बनारस में ये नहीं बनती है। ब्रोकेट बनारस में बनती है, बंगाल में नहीं बनती है। काजीवरम की साड़ियाँ हैं, ये भी आपकी बंगाल में नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु में काजीवरम की बनती है। बंगाल में कांथा नामक कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो ऑप्शन जाता है वो क्या होगा? ए है, पैठनी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बाटिक कार के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है, यानी बाटिक के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है डाई कौन सा इसमें? तो ये आपका नेफ्थॉल डाई होती है। क्या है? नेफ्थॉल डाई का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें जो मुख्य रूप से है, अम्लीय रंग जो होता है सबसे ज़्यादा पक्का रंग होता है, बहुत ही ज़्यादा चढ़ता भी है। और ये जो अम्लीय रंग होता है, जांतो तंत्र के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है अम्लीय रंग। और ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा चढ़ते भी हैं और ये जल में घुलनशील भी होते हैं। और वनस्पति रेशों को रंगने के लिए ये उपयुक्त नहीं होते हैं। यानी जो अम्लीय रंग होते हैं ये जांतो तंत्र के लिए होता है, जैसे आपके रेशम और ऊल, ये हमारे कॉटन के लिए ज़्यादा उपयुक्त अम्लीय रंग नहीं होते हैं। जबकि जो क्षारीय रंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे वनस्पति तंत्र के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, जबकि अम्लीय रंग जांतो तंत्र के लिए और क्षारीय रंग किसके लिए होते हैं? ये जंतु जगत के लिए, यानी ऊनी और रेशमी के लिए भी उपयुक्त होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो है सेलुलोज यानी कह सकते हैं वनस्पति रेशों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं क्षारीय रंग। और इसमें रेशमी मतलब कि जो सेलुलोज निर्मित वस्त्रों पर रंग पक्का करने के लिए, यानी उस पर रंग तो चढ़ते हैं लेकिन उसको ज़्यादा पक्का नहीं होता, तो पक्का रंग करने के लिए मोरडंट का प्रयोग किया जाता है। मोरडंट का प्रयोग करने से उस पर जो रंग होता है वो पक्का चढ़ने लगता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और जबकि यहाँ पर जो उदासीन रंग होता है, उदासीन रंग जो है सेलुलोज रेशों के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेलुलोज रेशों के लिए होता है। और ये जो होता है ये जूट, लिनन, रेयन के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है, कॉटन के लिए उपयुक्त होता है। और जो ये उदासीन रंग होता है ये 4 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष रंग, वैट रंग, सल्फर रंग और डेवलप रंग, जिसको हम विकसित रंग कहते हैं। क्या क्या है? प्रत्यक्ष, वैट, सल्फर, विकसित, ये 4 प्रकार के उदासीन रंग होते हैं। अब देखिए जो इसमें सल्फर डाई यहाँ पर लिखा है, ये सल्फर की उपस्थिति के कारण इन्हें सल्फर डाइज कहते हैं। और ये पानी में अघुलनशील होता है और इन्हें घोलने के लिए क्षारीय अवकारक प्रतिकर्मक का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे रंग जो है रेशे के भीतर प्रवेश कर जाएं। और ये जो है सूती, लिनन, रेयन, जूट आदि रेशों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। तो ये हो गया, हमने इसके बारे में आपको डिटेल भी बता दिया। तो याद रखना, अम्लीय रंग मुख्य रूप से जंतु तंत्र के लिए, क्षारीय रंग जो होता है ये वनस्पति तंत्र के लिए होता है। और ज़्यादातर अगर क्षारीय में मतलब कि जंतु जगत में प्रयोग करना हो तो उसके लिए और एक्स्ट्रा उसमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, जिससे उसमें तब जाकर रंग पक्का चढ़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुन्नटता या नमूना, जिसको प्लीट्स, सीम्स, मोटिव्स। प्लीट जो कपड़ों पर प्लेट डालते हैं, सीम जो सिलाई करते हैं, मोटिव्स रेडिएट यानी जो मोटिव्स बनाते हैं डिजाइन का, और रेडिएट फ्रॉम द फोकल पॉइंट, किस पे ज़्यादा उसका फोकल पॉइंट होता है? रेडियल बैलेंस। क्या है? रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस होता है जो केंद्रबिंदु में क्या होता है? चमकता है। चुन्नटता या नमूना जो अर्धव्यासीय संतुलन में के केंद्रबिंदु में ये चमकता है। अब आता है नेक्स्ट में चलचित्र। अब देखिए चलचित्र किस प्रकार का विसरण शिक्षा विधि है? तो ये दृश्यात्मक है, जिसको हम विजुअल एड्स कहते हैं। क्या है? विजुअल एड्स होता है। क्या? ये चलचित्र किस प्रकार से प्रयोग में किया जाता है? ये विजुअल एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन
डैश डैश का प्राथमिक उद्देश्य है। देखिए रोगों की रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, दवा लेते हैं। और रोकथाम, देखिए स्वास्थ्य का संवर्धन, रोकथाम दवा का प्राथमिक उद्देश्य है। यानी प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी इन सब जो डिजीज के लिए मतलब कि प्रिवेंशन करना और हेल्थ में प्रमोशन लाना, इसके सबसे मुख्य चीज़ें क्या होती हैं, मेडिसिन होती है, प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है, जिसके द्वारा हम इस चीज़ को मेंटेन रख सकते हैं, सही रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काली खांसी। काली खांसी से होती है। अब देखिए काली खांसी किससे होती है, किससे होती है, बीटा पर्टूसिस बोलते हैं इसको। अब देखिए जो ये बी पर्टूसिस लिखा है, ये जो है काली खांसी से मतलब कि जो काली खांसी होता है बी पर्टूसिस से होती है। और इसमें जो होता है इसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये नाक, कान, गला को ये ज़्यादातर प्रभावित होता है। और लगभग 2 वर्ष तक के बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है काली खांसी। तो याद रखना, काली खांसी जो है बी पर्टूसिस से होती है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं। ये नाक, कान, गला को प्रभावित करते हैं और ये 2 वर्ष के लिए जो होता है, 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए ज़्यादातर ये पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी याद रखना, मेनिंजाइटिस। अब देखिए जो यन है, यन का मतलब क्या होता है, नीजीरिया। क्या है, नीजीरिया या नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होता है, जो खांसी के द्वारा, हवा के संपर्क से यानी इन्फेक्शन के द्वारा ये होता है और इसको मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। देखो यन मेनिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस कहते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अन्य गैसें जो न्यून मात्रा में वायु में पाई जाती है, इसमें से कौन सी गैस है जो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें देखिए आर्गन और नियॉन है जो वायुमंडल में पाया जाता है, लेकिन इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। आर्गन की 0.93%, नियॉन की 0.001818% पाया जाता है। क्या, ये आर्गन और नियॉन हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आपका इंग्लिश में भी है, साथ में देखते चलिए इंग्लिश में भी। और किसी को, बहुत लोगों का कमेंट आता है मैडम वीडियो दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर जो वीडियो होती है, वीडियो किनारे जो है 3 डॉट ऐसे बने होते हैं। इस 3 डॉट पे आप जाएंगे, उस 3 डॉट को पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से साइज जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं। वहाँ पे साइज का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से क्या करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो बड़ा दिखाई देने लगेगा और साफ दिखाई देने लगेगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखना। अब आते हैं, कृत्रिम वायु का आवागमन अधिकतर डैश डैश जैसे स्थानों पर पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कहाँ ज़्यादातर देखा जाता है, ये देखा जाता है सार्वजनिक हाल में, जहाँ पर सबके पब्लिक प्लेस होता है, पब्लिक हॉल्स होता है, वहाँ पर करते हैं। और सिनेमा घरों में भी देखिए पब्लिक होती है ज़्यादातर, कारखानों में ज़्यादातर लोग काम करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे जो है सभी वहाँ पर ठंडा बना रहे और वहाँ का जो वायुमंडल है वो अनुकूल, यानी जो वायु है वहाँ पे सही हो और सुटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीए को विस्तारित करें। अब ईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ईपीए का फुल फॉर्म होता है इको सपेन, देखिए इकोस सपेंटेनोइक। क्या है, इकोसपेंटोइनिक। देखिए ये एसिड होती है और ये इसी को ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना, इसी को ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से जाना जाता है। और ये ज़्यादातर जो ठंडा पानी होता है, कोल्ड वाटर होता है, वहाँ पर जो फिश होती है उसमें ये ईपीए एसिड पाई जाती है। याद रखना, इसका फुल फॉर्म याद रखना, इकोसपेंटोइनिक अम्ल होता है। ईपीए का फुल फॉर्म होता है, जिसे ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्तन दूध का छाछ केशीन अनुपात आरंभिक स्तनपान में होता है, यानी वे मतलब मट्ठा, वे केशीन रेशियो ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इन द अर्ली लैक्टेशन। यानी इसमें क्या इसका रेशियो होता है, तो इसका जो रेशियो पाया जाता है क्या है, 90:10 पाया जाता है। 90:10 है। 90 क्या होता है, वे प्रोटीन होता है और 10 क्या होता है, केशीन होता है। तो वे प्रोटीन और 10 जो है केशीन पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 39, गर्भावस्था के दौरान वांछित आईसीएमआर है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें गलत दी गई हैं, क्योंकि इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं पूछा कि क्या चीज़ की ज़रूरत चाहिए, आयरन की, विटामिन की, कि प्रोटीन की, किसी चीज़ की मांग रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर निर्धारित नहीं है, इसीलिए इसने इस पे जो टिक किया है वो उसने उसको सबको नंबर मिल गया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और देखिए यहाँ पर जैसे 35 मिलीग्राम यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो है सही माना गया है बहुत लोगों, मतलब इसका आंसर जो यहाँ पर दिया गया है और इसी को सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिंक फास्फेट इज यूज्ड एज पॉइजन फॉर, यानी जिंक फास्फेट जो है केमिकल है, ये प्रयोग करते हैं किसको मारने के लिए प्रयोग करते हैं? रैट्स को मारने के लिए जिंक फास्फेट का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियां जो है लाभार्थी हैं, यानी कौन कौन है किस योजना के तहत 6 वर्ष से कम आयु की जो बालक हैं और जो गर्भवती माता है, जो स्तनपान कराने वाली माता हैं और जो किशोर लड़कियां हैं, उनको मतलब कि लाभार्थी हैं, उनको जो है हेल्थ से संबंधित चीज़ों को दूर किया जा रहा है, मतलब उनको सर्विस दी जा रही है। तो क्या है सर्विस का मतलब? उनको हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है, और जैसे चेकअप हुआ, पोषण आहार हुआ, ये सब चीज़ें। तो ये ICDS किसके द्वारा? ICDS जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, जिसको बोलते हैं ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसको बोलते हैं। इसके द्वारा 6 वर्ष के से कम आयु के बालक, गर्भवती माताएं, लैक्टेशन वाली माताएं और साथ साथ किशोरी लड़कियों को लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक चलने दौड़ने सी गतिविधियों के दौरान नियंत्रण पाता है, यानी जिसमें अपना चलते समय, दौड़ते समय, और इसमें जो है नियंत्रण कब हो जाता है? 4 से 5 वर्ष की अवस्था में। कितना? वैसे 2 से 3 मैंने यहाँ पर लिखा, लेकिन जो ऑप्शन वहाँ पे माना गया है वो 4 से 5 वर्ष माना गया है। तो देखिए 4 से 5 वर्ष में वो अपने चलने में, दौड़ने में की गतिविधियों में नियंत्रण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल मेथड ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर, यानी वाटर में भौतिक विधि के द्वारा क्या होता है? ये बॉइलिंग होता है, जिस बॉइलिंग से जो है पानी को शुद्ध करते हैं। तो याद रखना फिजिकल जो मेथड होता है वाटर को शुद्ध करने का क्या है? बॉइलिंग है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेनुलाइट्स क्या होता है? देखो ग्रेनुलोसाइट जो होता है ये एक प्रकार का इम्यून सेल होता है, और इसको WBC के नाम से भी जानते हैं। ग्रेनुलोसाइट जो होता है एक प्रकार का इम्यून सेल होता है, जो WBC होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इसको भी याद रखना, WBC इज अ ग्रेनुलोसाइट और नोन एज इम्यून सेल। अब रिलीज क्या करता है? रिलीज कब होता है? जब इन्फेक्शन हो जाए, शरीर में एलर्जी हो जाए, बीमारी हो जाए, तो उस समय ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है? ये रिलीज होता है। और जो ये ग्रेनुलोसाइट्स होता है ये कई प्रकार का होता है। कितने? मुख्य रूप से 3 प्रकार के, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, ये हमारे इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइब्रिन ओजन को फाइब्रिन में बदल देता है, तो कौन बदलता है? थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होती है जो जो हमारा रक्त बह रहा होता है उसको मतलब कि उसको रोक देता है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन की जिम्मेदारी होती है, और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है कौन? थ्रोम्बिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्लूटिशन। क्या है? डिग्लूटिशन इज द प्रोसेस ऑफ, डिग्लूटिशन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? निगलना, यानी भोजन जो होता है माउथ के द्वारा, आप लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में जो हम भोजन को लेते हैं मुख के द्वारा, उसके बाद फिनिक्स होते हुए हमारे फेफड़ों में, मतलब कि हमारे स्टमक में पहुंचते हैं। यानी डिग्लूशन क्या होता है? ये भोजन को निगलना या पीने से मतलब रखता है कौन? डिग्लूटिशन। याद रखना डिग्लूटिशन जो है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग से मतलब रखता है ये, और इससे जो है भोजन को हम जो निगलते हैं माउथ के माध्यम से फिनिक्स होते हुए धीरे धीरे हमारे स्टमक में पहुंचता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिग्लूटिशन कहते हैं या सोलोइंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुनर्जीवक। अब देखिए एक रिससिटेटर का यूज कहाँ किया जाता है? ये एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। क्या होता है ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, और ये जो है एक बैक वॉल मास्क होता है, और इस तरह से यानी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की व्यवस्था होती है जिससे उसको उसकी जान को बचाया जा सकता है। कोई घायल हो जाए, कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए, इसके लिए ये काम को करता है पुनर्जीवक उपयोग वॉल्व। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी फॉलोइंग डू नॉट, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कौन सा पार्ट इसमें से नहीं है? तो देखिए लीवर भी, मतलब जो डायरेक्ट होते हैं यानी पचाने डायरेक्ट काम करते हैं, तो देखिए इसमें कोई नहीं है।
लीवर जो बनाता तो है लेकिन लीवर उसमें सहयोग नहीं करता भोजन को पकाने के लिए। पेनक्रियास से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। गॉल ब्लैडर से पित्ताशय निकलता है। ये तो मिलता है भोजन में, लेकिन ऐसा नहीं डायरेक्ट इनका रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय कौन करता है? देखिए हमने यहाँ पे पेप्सिन लगाया, लेकिन पेप्सिन नहीं है बल्कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, HCl होगा, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये हमारी जो चीज़ें होती हैं उसको क्या करते हैं, उसको ये नष्ट करने, यानी जो हमारा क्या, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था, फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। अब देखिए इसमें कौन सा पार्ट है जो नहीं है, मैंने इसको बता दिया। आपका गॉल ब्लैडर जो है, इससे पित्ताशय यानी इससे पित्त इकट्ठा होता है, बनता है लीवर में और इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में। पेनक्रियास से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है और लीवर से भी हमारे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट। और इसके साथ साथ जो होता है, ये जो लीवर होता है, लीवर को जो है सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, लीवर जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यदि लीवर जिसका खराब हो जाता है उस व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन है। और इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो डी होगा, क्योंकि इसमें से मुख्य रूप से पार्ट एक डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होते बल्कि हेल्प करने का काम करते हैं भोजन को पचाने में। अब आता है हमारा, अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। अमाशय में पेप्सिनोजन को कौन सक्रिय करता है? तो HCl करता है। पेप्सिन नहीं करता है बल्कि कौन करता है, अमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो पेप्सिनोजन को सक्रिय करने का काम करता है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन इसमें से कौन है? याद रखना, इंसुलिन नहीं है, ग्लूकागॉन नहीं है, एपिनेफ्रिन नहीं है, एस्ट्रोजन होता है। जो क्या है, ये स्टेरॉयड हार्मोन होता है। अब देखिए स्टेरॉयड हार्मोन चार होते हैं। एक एस्ट्रोजन, देखिए एंड्रोजन, कॉर्टिकॉइड्स, देखिए कॉर्टिकॉइड्स, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिकॉइड्स, ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं जिसमें वसा या फैट्स पाए जाते हैं, लिपिड्स होते हैं इसमें। अब आता है हमारा, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटाजोआ इज कॉल्ड। यानी जो ये चेंज होता है, जो स्पर्मेटिड से शुक्राणु में जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? तो ये स्पेरोजेनेसिस के द्वारा होती है। स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा जो हमारा स्पर्मेटिड होता है वो स्पर्मेटोजोआ में चेंज होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। और इसी को जो है स्पर्म सेल के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक प्रक्रिया होती है, यानी स्पेरोजेनेसिस क्या है, एक प्रक्रिया होती है जो स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में चेंज करता है। तो ये हमारी वीडियो है और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अभी आपका और रह गया है उसको भी मैं लेकर के आऊँगी और इसको मैं सॉल्व कराऊंगी। फिर उसके बाद जो अभी मुझे क्वेश्चन पेपर हमारे पास है वो भी मैं सॉल्व कराऊंगी, जितने भी हैं। तो धीरे धीरे आपका ये भी चलता रहेगा और वीडियो भी जो मैं बना रही हूँ वो भी आपका चलता रहेगा। तो ये हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।